फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज हम आपके लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का विशेष संकलन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं आगे की क्लास पर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गरुड़ ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर या विश्वंभर। इसमें से 3 ऑप्शन किसी और के पर्यायवाची हैं और एक ऑप्शन जो है वो महादेव का पर्यायवाची है। तो इसमें गरुड़ ध्वज, नारायण और विश्वंभर ये 3 विष्णु के पर्यायवाची हैं। अब जो बचा वो आपका महादेव का पर्यायवाची है। तो जो चंद्रशेखर है वो महादेव का पर्यायवाची है। चंद्रशेखर यानी कि चंद्रमा को अपने शिखर पर धारण करने वाला अर्थात महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पील, चक्रपाणी, दूध वाला या नैन। अब इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने हैं? आपका इसका ऑप्शन चक्रपाणी यानी कि चक्र को अपने हाथ में धारण करने वाला अर्थात विष्णु। चक्र और पाणी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। धन आपके ऑप्शन दिए गए हैं, द्रव, द्रव्य, संपदा या दौलत। इनमें से 3 पर्यायवाची जो हैं वो किसी और के हैं, एक पर्यायवाची जो वो अलग है। चलिए देखते हैं। द्रव्य, संपदा और दौलत ये 3 पर्यायवाची धन यानी कि मनी के हैं। बाकी एक पर्यायवाची जो नहीं है उसी को आपको ढूंढना था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। इस वाक्य में कारक पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और कर्म कारक। तो आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा कारक है। डाकुओं को भगाया यानी कर्ता ने कर्म को, जहाँ पे कर्म को आया तो आपका कर्म कारक करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? निर्गुण का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर 1 निर प्लस गुण, ऑप्शन नंबर 2 नि प्लस गुण, ऑप्शन नंबर 3 नि प्लस गुण या ऑप्शन नंबर 4 निर प्लस गुण। निर्गुण संधि विच्छेद, इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जब किसी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से कोई विकार आता है तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या प्यास। पुल्लिंग शब्द पूछा गया है तो आप इनमें से स्त्रीलिंग छांट लीजिए, जो एक बच जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। नदी, इलायची और प्यास ये तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। और अब जो बच गया वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पानी आपका पुल्लिंग शब्द है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द, इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 दूरदर्शी, ऑप्शन नंबर 2 दत्तचित,
ऑप्शन नंबर 3 कुशाग्र बुद्धि या ऑप्शन नंबर 4 जितेंद्रिय। आपको बता दें, दूरदर्शी यानी कि दूर की सोचने वाला, जो दूर की सोचता हो उसको दूरदर्शी कहते हैं। दत्तचित्त, जिसका किसी विषय में मन लगा हो, किसी विषय में मन लगाने वाला दत्तचित्त कहलाता है। कुशाग्र बुद्धि, जिसका दिमाग बहुत तेज हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। अब आपका ऑप्शन नंबर 4 बचा है जितेंद्रिय, यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद करते चलें साथ ही साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर 1 नीरद, ऑप्शन नंबर बी नीरज, ऑप्शन नंबर सी अंबुज, ऑप्शन नंबर 4 अंबु। तो आपका इनमें से कौन सा पर्यायवाची बादल का है? आपका नीरज और अंबुज, ये दोनों आपके कमल के पर्यायवाची हैं, और अंबु पानी का। जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आए तो कमल के पर्यायवाची में अंत में जा लग जाएगा और बादल के पर्यायवाची में अंत में दा लग जाएगा। इस तरह से आपको पहचानने में आसानी रहेगी, तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। अब जो बच गया वो आपका बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाचाल किसे कहते हैं? जो जल्दी चलता हो, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो या जो चुप रहता हो। वाचाल, वाचाल उसको कहा जाता है जो बहुत बोलता हो। बहुत बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जो जल्दी चलता है उसको द्रुतगामी कहते हैं। जो तेज चलता है उसको द्रुतगामी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शैव किसे कहते हैं? शैव, ऑप्शन दिए गए हैं, जो शक्ति की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, या जो किसी की उपासना नहीं करता है। से पूछा गया शैव किसे कहते हैं? शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं। शाक्त, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं आप? जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव। जो शिव की उपासना करते हैं उनको शैव कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक, या ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी यानी कि बिल्ली छत से अलग हुई है। तो जो जो इंसान किसी चीज़ से अलग होता है, जब कोई किसी चीज़ से अलग होता है तो उसमें आपका कौन सा कारक लगता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अपादान से अलग। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, कहीं भी से आए तो पहले उस टॉपिक को पढ़िए कि उसमें क्या दिया गया है। बिल्ली छत से कूद पड़ी यानी बिल्ली छत से अलग हुई। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता पेड़ से अलग हुआ है, इसलिए उसमें अपादान ही कारक होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है?
अल्पविराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो चिन्ह होता है उसको कहते हैं योजक चिन्ह। ये चिन्ह योजक होता है, यानी जब ये किसी दो चीज़ों के बीच में तुलना करता है तो योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे माता और पिता, आकाश और पाताल, इस तरह के शब्दों में योजक चिन्ह लगाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई क्या है? यह साड़ी नई है, तो इसमें पूछा गया है नई क्या है। जब किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? विशेषण। तो आपका साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि ये नई है, इसलिए इसमें नई विशेषण हो जाएगा, क्योंकि विशेषण विशेषता बताता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का। माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या पीताम्बर। द्विगु समास वो समास होता है जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और उस शब्द से पूरे समूह का बोध होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 3 नवग्रह, यानी कि 9 ग्रहों का समूह। 9 ग्रहों के समूह से मिलकर नवग्रह तैयार होता है, इसलिए इसमें द्विगु समास हो जाएगा। इसमें समूह का बोध हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? कि हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। और आपकी गुरुमुखी पंजाबी भाषा आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी नए चाल में ढली, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या नागेंद्र। हिंदी नए चाल में ढली, ये कथन आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और ये इन्होंने अपनी पुस्तिका थी इनकी एक कालचक्र। इनकी पुस्तिका का नाम है कालचक्र। इसको याद रख लीजिए, नहीं तो कहीं नोट कर लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पुस्तिका कालचक्र में ये बात कही थी कि हिंदी नए चाल में ढली है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियाँ किसकी हैं? आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा या भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये आपका भगवती चरण वर्मा जी ने कहा था। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इम्पॉर्टेंट। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। मुमुक्षा, मुमूर्ष, मुमुक्षु या मुमूर्षा। मोक्ष की इच्छा करने वाला, उसको क्या कहा जाता है? जो मोक्ष की इच्छा करता है। तो इसमें आपका जो मुमूर्ष होता है उसको कहा जाता है जिसकी मृत्यु निकट हो। जिसकी मृत्यु निकट हो उसको कहा जाता है मुमूर्ष। मुमूर्षा, मुमूर्षा जिस मरने की इच्छा रखने वाला।
मरने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमूर्षा। और मुमुक्षा मोक्ष की कामना कहलाती है मुमुक्षा। और आपका क्वेश्चन क्या था? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला अब एक ऑप्शन बचा है, तो फिर वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिख लीजिएगा कहीं। मुमुक्षा होता है मोक्ष की कामना करना। मुमूर्ष जिसकी मृत्यु निकट हो, मृत्यु निकट हो उसको कहते हैं मुमूर्ष। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और मुमूर्षा मरने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, या मुक्तिबोध। लोक मंगल की भावना रखने वाले, लोक मंगल की भावना रखने वाले आपके गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और इनको लोक मंगल कवि इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास जी को लोक मंगल कवि किसने कहा, तो याद रखिएगा लोक मंगल कवि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश करदम, या शिवराज सिंह बैचैन। ये आत्मकथा इनमें से किसकी है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, या ऑप्शन नंबर 4। ये आपके मोहनदास नैमिषारण्य जी की आत्मकथा है, अपने अपने पिंजरे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको इन्होंने 1995 में लिखा था। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। इसको याद रख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? अपने अपने पिंजरे। ये किसने लिखी थी? मोहनदास नैमिषारण्य ने। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। आज की आपके क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आपको बता दें, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है। उसका आंसर हम बताते हैं। भारत में 19.47% भूमि पर वन है। अक्सर ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, तो आप बता दीजिएगा 19.47% भूमि पर वन है। आज का होमवर्क नीचे ये रहा। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका आंसर कल आपको दिया जाएगा। लगातार ऐसी क्लास पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।